नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि जनता के दरबार में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही दिन में 3 लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को दोपहर लगभग 12 बजे सागर में जनसभा को संबोधित करेंगे और सागर के बाद वो बैतूल पहुंचेंगे और यहां बीजेपी प्रत्याशी दुर्गादास उइके के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद शाम 7:30 बजे भोपाल में रोड शो है। बैतूल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हरदा में भी उनकी सभा होगी, जहां एक तरफ ये देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति है, चुनाव प्रचार की जो रीति है, उसको लेकर के जो तमाम तरह के कयास थे कि पहले चरण में जहां मतदान होना था, पहले उन क्षेत्रों की उन सीटों को साधा गया और अब उन सीटों पर जहां दूसरे चरण में मतदान है और उसके बाद में अगले चरण में जहां मतदान होगा वहां पर ये जो राजनीति का परिदृश्य हमारे सामने आ रहा है कि जितने चरणों में जहां जहां मतदान होना है उन सीटों पर फोकस और उन सीटों की बात करें सागर दौरे की, तो बुंदेलखंड के दलित वर्ग को 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश देंगे और सागर के बड़तुमा में उनका कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि बड़तुमा में ही 100 करोड़ की लागत से संत रविदास जी के मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है और लगभग 8 माह पहले पीएम मोदी ने ही संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन किया था। बड़तुमा से ही बुंदेलखंड के दलित वर्ग को साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में दलित वर्ग जो होते हैं वो निर्णायक की भूमिका में होते हैं। इस इलाके में बसपा की दलित वर्ग में अच्छी पैठ है और भारतीय जनता पार्टी इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में सागर, टीकमगढ़, दमोह और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र आते हैं। अब बात है वर्ग विशेष को साधने की, अब बात है उन मतदाताओं को साधने की, क्योंकि जिस तरह से अब ये यूं कहें कि एक न्यू टर्न आया है। न्यू टर्न ऐसे आए कि जब पहले चरण का मतदान हो गया उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कुछ और थी। उस समय भाषण में कुछ और तरह के शब्द थे और पहले चरण के मतदान हो जाने के बाद में ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट को साइड किया गया है या फिर सब्जेक्ट चेंज किया गया है। क्यों किया गया है? मध्य प्रदेश में एक दिन में 3 लोकसभा क्षेत्रों में वो आ रहे हैं। तीनों लोकसभा क्षेत्र में जाकर के प्रचार करेंगे। जैसा कि बुंदेलखंड के दलित वर्ग को संदेश देने की बात कही जा रही है, कितना प्रभाव पड़ने वाला है और पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और साथ ही पीएम मोदी की गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। तो ये गारंटी कितनी असरकारक होगी मध्य प्रदेश की इन 3 लोकसभा सीटों पर, इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक आशीष दुबे जी। आशीष दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ हैं सपा प्रवक्ता यश भारती जी। यश भारती जी, आपका स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मंजरी जैन जी हमारे साथ हैं। मंजरी जी, आपका स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा जी हमारे साथ हैं। अंबिका शर्मा जी, आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मंजरी जी, आपसे जानना चाहता हूं कि सागर में मोदी की सभा, बुंदेलखंड में बसपा के वोट बैंक में सेंध या फिर दलित मतदाता को साधने की कोशिश। तो आवाज क्लियर नहीं आ रही सूरज जी मेरे को। मंजरी जी, मैं अपना सवाल फिर दोहराता हूँ, अपना प्रश्न दोहराता हूँ। आप तक आवाज आ रही है मेरी स्पष्ट? हाँ हाँ, अब बोलिए। थोड़ा वहाँ से वॉल्यूम बढ़वा दीजिए ना जी। हमारी तकनीकी हाँ। टीम देखे कि ताकि हमारी आवाज़ उन तक बराबर पहुंचे और उनकी आवाज़ हम तक बराबर आए। तो मंजरी जी, मेरा प्रश्न है कि बुंदेलखंड में सभा हो रही है सागर के बड़तुमा में, जहां पर 8 माह पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास जी के मंदिर का भूमि पूजन किया था और वहीं पर अब चुनावी सभा एक वर्ग विशेष को साधने की कवायद है या फिर क्योंकि एक ही दिन में 3 लोकसभा क्षेत्र में उनको जाना है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस शैली में प्रचार कर रहे हैं उस शैली का जो प्रभाव है वर्ग विशेष को साधने के लिए कोशिश की जा रही है? क्योंकि यहाँ में जो चीज़ देखी जा रही है अभी मध्य प्रदेश के परिदृश्य में देखें तो पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होने वाला है, वहाँ हर सीट के आधार पर, हर सीट के मतदाता और मतदाताओं के वर्ग के आधार पर भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का दौरा है और निश्चित तौर पर देखिए, मैं समझती हूँ कि 10 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, जी। तो मैं हर वर्ग को
हर वर्ग के लिए योजनाएं, मुख्य रूप से दलित वर्ग, आदिवासी, जो भी पिछड़ा है समाज में, जो हमारे अंत्योदय की हम जो बात करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन जो उन्होंने हमें दिया, हम उस पे काम करने वाली पार्टी है। ऐसे हमने हमेशा ही दलित चाहे पिछड़े हो, उन सबको आगे लाने का काम किया, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है, उनका जीवन स्तर उठाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर वर्ग के लिए काम किया है, चाहे वो महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, गरीब हो, सबके कल्याण के लिए आज जितनी योजनाएं आ रही हैं, उन सब योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर आज अब चुनाव का माहौल है, प्रधानमंत्री जी आएंगे, सभाएं होंगी, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्लान करेगा कि कहाँ मोदी जी की सभा हो रही है, उस हिसाब से जहाँ अमित शाह जी की होना, अमित शाह जी की होगी, सब जो एक संगठन के तहत जो काम होना चाहिए वो सब काम हो रहा है। चलिए ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास। अंबिका शर्मा जी, यहाँ ये बात आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी मध्य प्रदेश के दौरे पर आए हैं, सभाएं की हैं, रोड शो किया है, और अब दूसरे चरण के मतदान के लिए भी जहाँ जहाँ जिन सीटों पर अब दूसरे चरण में मतदान होना, वहाँ आ रहे हैं। एक तरफ जहाँ ये बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस में वो कौन से नेता हैं जो इन सीटों पर प्रचार के लिए आ रहे हैं, और क्या जो बातें कही जा रही हैं कि यहाँ प्रत्याशी खुद चुनाव लड़ रहे हैं? पाठक जी, विगत 10 वर्ष में जी इस भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड के किसानों को, नौजवानों को, व्यापारियों को बहुत निराश किया है। एक जो मोदी जी गारंटी देने आ रहे हैं, उनकी तो सारी गारंटियां हवा में उड़ गई हैं, सारी गारंटियों की हवा निकल गई है। इनके तो छोटे वादे हैं। इन्होंने कहा था कि किसान की दुगनी आय करेंगे। बुंदेलखंड के किसान जितनी भी लागत खेती में लगाते हैं, तो वो लागत उतना उत्पादन होता नहीं। किसान तो इतना परेशान, जवान इतना हताश है कि सब भारतीय जनता पार्टी के। यहाँ पर आपको याद होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सारे देश के किसानों का कर्जा माफ, और भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों का कर्जा की जहमत नहीं उठाई। जितने उद्योगपति अमीरों का कर्जा माफ किया है, उससे जो किसानों का कर्जा माफ किया था कांग्रेस ने, उससे 25 गुना ज्यादा है। शर्मा जी, मेरा प्रश्न कुछ और था। साबित हो गया है ये सरकार केवल अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है, किसानों की सरकार नहीं है। नौजवानों पे रोजगार के अवसर खत्म कर दिए। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, वो प्रत्याशियों का प्रचार करने आ रहे हैं, यहाँ कांग्रेस में क्या प्रत्याशी खुद अपना प्रचार कर रहे हैं? हमारे कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, वो यहाँ पर सब प्रचार करने आएंगे। माननीय दिग्विजय सिंह जी आएंगे, माननीय हमारे जीतू पटवारी जी आएंगे, और देश से भी हमारे राहुल जी का भी हम लोग प्रोग्राम लेने वाले हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी यहाँ पर क्षेत्र में जरूर। ठीक है, हालांकि आपने कहा कि दिग्विजय सिंह आएंगे और तमाम नाम आपने गिनाए हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह तो अपनी सीट से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। वो राजगढ़ में इस तरह से कैद होकर रह गए, अपनी हद में रह गए हैं कि वो बगल में लगी हुई जो है सिंधिया वाली जो सीट है, गुना सीट पर, वहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन रैली में भी नहीं जा पाए थे। हालांकि ये अलहदा विषय है, वापस आऊँगा आपके पास में। यश भारती जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर एनडीए की बात करें, तो गठबंधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने है। विपक्षी गठबंधन जो है, आपके गठबंधन में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के परिदृश्य में देखें कि एक सीट सपा के लिए छोड़ दी गई थी कांग्रेस के द्वारा। अलहदा विषय रहा कि वहां पर सपा के जो प्रत्याशी रहे उनका नामांकन निरस्त हो गया, लेकिन तब भी सपा के कोई बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता या अन्य गठबंधन के अन्य दलों के बड़े नेताओं का यहाँ ना आना क्या साबित करता है? देखिए सूरज जी, लगातार गठबंधन के दो बड़े नेता राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी, दोनों अभी कुछ दिन पहले ज्वाइंट प्रेस वार्ता करी। हाँ, संयुक्त रैली कर रहे हैं। हाँ, संयुक्त कार्यक्रम है, कल भी उनका कार्यक्रम है। हाँ, कल बीता कल पे भी उन्होंने कार्यक्रम किया। तो लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। जहां जैसी आवश्यकता होगी वहां वैसा काम किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सागर में नरेंद्र मोदी जी को आना पड़ रहा है। ये सागर जिला वो है जहां भारतीय जनता पार्टी के लगभग सारे ही विधायक कैबिनेट मंत्री रहे हैं एक समय पे, और लगातार
बड़े लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार यहाँ मध्य प्रदेश में रही है, उसके बाद भी जैसा आप दिखा रहे हैं कि 5 बार अगर प्रधानमंत्री जी को आना पड़ रहा है 20 दिनों में, तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कमजोर है। गठबंधन की आपने बात करी, गठबंधन में आप बताइए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के अलावा कौन से घटक दल का चुनाव चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको? चाहे मोदी जी की रैली हो, चाहे किसी और नेता की रैली हो, चाहे इनकी प्रेस वार्ता हो, चाहे और कार्यक्रम है, किसको स्थान देते हैं? ये तो सहयोगियों को लूटने वाले लोग हैं, सहयोग देने वाले नहीं है। सहयोगी से जब ये राजनीतिक अछूत थे, जब इनके साथ कोई आना नहीं चाहता था, इनके साथ कोई चलना नहीं चाहता था, वो शिवसेना, उस शिवसेना के पहले प्रेम शुक्ला जो प्रवक्ता हुआ करते थे उनको छीना इन्होंने, फिर शिवसेना को ही तोड़ दिया। रामविलास पासवान जी के पुत्र जो मोदी जी को हनुमान कहते थे, चाचा भतीजे में लड़ाई करा करके 2 दल तोड़ दिए। तो जहां इनके जो सहयोगी हैं उनको ये कमजोर करते हैं, उनको ये तोड़ते हैं, वैसे ही जनता को ये कमजोर कर रहे हैं, जनता को ही तोड़ने का काम दे रहे हैं। आज आप देखिए एक बड़ी बदसूरत देखने को मिली जो सूरत से आई है, नामांकन निरस्त हो गया। यही काम ये खजुराहो से करना चाहते थे, लेकिन एक अच्छे प्रत्याशी पूर्व आईएएस आरबी प्रजापति जी जो अड़े रहे, जिनको धमकी मिली, मंत्री पद का प्रलोभन मिला, पैसों का प्रलोभन मिला, उन्होंने अपना पर्चा वापस नहीं लिया, नामांकन रद्द नहीं होने दिया, अपनी जागरूकता के माध्यम से। यश भारती जी, नेशनल न्यूज चैनल पर आप बता रहे हैं कि आरबी प्रजापति जी को मंत्री पद का प्रलोभन मिला, पैसे का प्रलोभन। किसने दिया प्रलोभन? मैं बता रहा हूँ ना। हाँ। ये शिकायत खुद, मेरी बात आपने रोक दी, मेरी अगली लाइन यही होती है। उन्होंने खुद चुनाव आयोग को ईमेल के माध्यम से, आप मीडिया के साथियों को ये जानकारी दी कि मैंने नाम के सहित 3 लोगों के नाम बताए जिन्होंने उनसे संपर्क किया, लेकिन अभी तक उन 3 लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अगर हम बराबर में देखें तो कांग्रेस पार्टी के हमारे गठबंधन के साथी के एक विधायक के यहाँ पे छापा मारा जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के घर पे छापा मारा जाता है, गठबंधन के बड़े दल के नेता राहुल गांधी जी के हेलीकॉप्टर की तलाशी होती है, लेकिन यह नाम देकर के जिसकी शिकायत की गई है उस शिकायत को किसी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। जो साफ साफ बोला गया है कि प्रलोभन दिया गया। आप कॉल डिटेल्स निकाल लीजिए। आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। की गई है एसडीएम और एसडीओपी द्वारा, केवल फोन पे सूचना ली गई। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल अभी तक उनसे बयान नहीं लिए गए, ना किसी जिम्मेदार अधिकारी ने उनसे मिलने की कोशिश करी। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में किस तरीके से चुनाव हो रहा है। और ये सूरत से जो बदसूरती देखने को आई है कि प्रस्तावक कह रहा है कि मेरे हस्ताक्षर नहीं है, ये आपको नहीं लगता है हास्यास्पद है? ये वही चीज खजुराहो में हमारे साथ की गई है कि हस्ताक्षर नहीं किए। हस्ताक्षर कर, अभी मैं यहाँ से आपके बिना पीछे चला जाऊंगा, आप मुझे जाने देंगे? यहाँ से रोकेंगे, अपना विरोध दर्ज कराएंगे कि आप, मैं आपसे, और एक दिन बाद ये कह रहा है वो रिटर्निंग ऑफिसर के मैंने हस्ताक्षर के लिए रोका, लेकिन वो कहती हुई चली गई कि मैं मीडिया से बात करूंगी। और जब आप मीडिया के साथियों ने रिटर्निंग ऑफिसर से बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने बात करना आप लोगों से मुनासिब नहीं समझा। आपको मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी से संपर्क करना पड़ा भोपाल में। तब जाके आपको पता चला कि मीरा दीपक यादव जी का पर्चा निरस्त हो गया है। जिला रिटर्निंग ऑफिसर ने किसी तरीके की कोई काम करने का काम नहीं किया। जो सहयोग की बात रहती है, जो उसकी जिम्मेदारी रहती है, वो काम ना मीडिया के साथियों के साथ हुआ, ठीक है, ना प्रत्याशियों के साथ हुआ। ठीक है यश भारती, जैसा आपने कहा कि तमाम सवाल आपने खड़े किए हैं, यहाँ तक कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं आपने कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी से चुनाव लड़ रही है, और एक और एजेंसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं आपने। वापस आऊँगा आपके पास में। आशीष दुबे जी, आपके पास आना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा और 20 दिन में 5वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दूसरे दलों के जो प्रत्याशी हैं, बात करूं कांग्रेस के जो 28 प्रत्याशी हैं, उनमें जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है, एक तरफ जहां देखा राहुल गांधी का नाम लिया अभी शर्मा जी ने, तो वो इस समय फूड पॉइजनिंग के शिकार हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। चुनाव कैसे होगा? अब देखिए, ये सब चीज़ें तो चुनाव और प्रचार के दौरान ये सब तो चलेगा, आता रहता है, लेकिन जहाँ तक भाजपा की आपने बताया कि जो प्रधानमंत्री के दौरे हैं और ये सारी चीज़ें हैं, और भाजपा का बहुत ज़्यादा फोकस जो है मध्य प्रदेश पर, या सारी जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें ये बहुत भाजपा के लिए ज़रूरी भी है कि वो वो मध्य प्रदेश पर पूरी ताकत झोंके। इसलिए क्योंकि हिंदी पट्टी के जो 4-5 बड़े राज्य हैं उसमें भी मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा उनका सीट शेयर बनता है। तो उन्होंने अपना जो मिशन इतना टफ बना रखा है, उस मिशन को पूरा करने के लिए उन्हें इस तरह का जोर लगाना पड़ेगा।
जहाँ तक प्रधानमंत्री के दौरे की बात है तो हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री उन क्षेत्रों में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जहाँ पर भाजपा ने अपेक्षाकृत नए चेहरे पर दांव लगाया है। हाँ। तो ये भाजपा की रणनीति का हिस्सा है और वो उस तरह से अपना जो भी है वो जिसको कहते हैं नेटवर्किंग अपनी कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। कांग्रेस का जो सवाल है, जो मुख्य मुकाबले में कांग्रेस है, तो कांग्रेस को भी उतनी ताकत उसमें झोंकनी ही पड़ेगी। कांग्रेस अभी अपने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के बूते चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो बड़े स्टार प्रचारक हैं, जिनको हम राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के ही तौर पे देखते हैं, और मतलब और कोई ऐसा बड़ा चेहरा अगर तो मान लिया जाए तो पद के हिसाब से खड़ गए हैं। हाँ। लेकिन जो अपील की बात होती है, जो ये राहुल और प्रियंका गांधी के को से जुड़ती है जब, तो वो दौरे जो बहुत सीमित होना वो दिक्कत देते हैं, खास तौर पे कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने में। तो ये दौरे जो है उनके लिए बहुत जरूरी हो सकते हैं। लेकिन अब देखिए समय बीता चला जा रहा है और मध्य प्रदेश की 11 सीटों पे चुनाव की स्थिति अब 6 हो गए हैं, 6-7 और होने वाले हैं। हाँ। तो ये चीज़ें जो है ये किसी पार्टी में उत्साह भरने के लिए अभी तक की जो परिस्थिति कांग्रेस में है वो नाकाफी है। लेकिन इनमें सबसे बड़ी बात है कि जो खास तौर पर जो टारगेटेड वर्ग है, जो भाजपा जिस पर काम करना चाहती है, और जिस तरह सागर में दौरा प्रधानमंत्री का बार बार हुआ है, तो और होशंगाबाद के लिए भी उन्होंने कोशिश की है। तो देखिए ये जातिगत समीकरण साधने की और बाकी सारी राजनीतिक समीकरण साधने की कवायद भर है, और ये राजनीतिक दलों के नाते उनको भी छूट है और एक कांग्रेस को भी छूट है। हाँ। जरूरत यह है कि कौन इस मौके का फायदा लेता है। देखिए भाजपा के पास एक बड़ी मशीनरी है, उसका पूरा नेटवर्क है, चुनाव को लेकर के उनकी खासी बड़ी तैयारी है। तो इसको लेके भाजपा के सामने कांग्रेस को थोड़ी दिक्कत आएगी। समाजवादी पार्टी ने भी अलायंस से यहाँ पर एक सीट ली, लेकिन वो जो परेशानियां सामने हैं, जैसा अभी बता रहे थे यश जी, तो ये परिस्थितियों को इसको पार पाना ये कांग्रेस के अपने बूते की ही बात होगी। देखिए चुनाव में चूंकि सबके लिए खुला मैदान है, तो इसमें कांग्रेस को इस पर लीड लेना पड़ेगी। और अब जब चूंकि राहुल गांधी बीमार हैं या ये है, तो ये मुझे नहीं लगता कि 26 तारीख वाला जो चरण है, हाँ, उसमें उनके कोई दौरे हो पाएंगे। हाँ। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को ये चाहिए कि वो मैदान में लड़ने के लिए वो सारे अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल करे जो भाजपा करती है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा कि वो तमाम हथकंडे, क्योंकि चुनाव है और कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ फेयर लव एंड वॉर, तो ये भी एक तरह का युद्ध है, ये भी एक तरह का वॉर है कि जहां चुनाव में एक दूसरे प्रतिद्वंदी को परास्त करने के लिए और खुद जीतने की होड़ लगी रहती है। ऐसी स्थिति में तमाम हथकंडे अपनाने चाहिए। मंजरी जैन जी, आपके पास आना चाहूँगा। बात हुई चुनावी रणनीति की, जहाँ एक तरफ देखा हमने कि जब प्रथम चरण का मतदान हुआ उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की कुछ और रणनीति थी। भारतीय जनता पार्टी उस समय तक ये बता रही थी कि पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्या कुछ किया, लेकिन जैसे ही मतदान हुआ और मतदान के प्रतिशत पर नज़र डाली गई और मतदान के प्रतिशत पर विश्लेषण किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में एकदम से परिवर्तन आया। वो अपनी उपलब्धियां बताने के बजाय अब विपक्षी दल की खामियां गिनाने लग गई है। वही कुछ होने वाला है मध्य प्रदेश में 24 तारीख को तीनों लोकसभा क्षेत्र में। देखिए अभी तो हमारा जो है महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है चुनाव को लेकर, और एक एक घर तक एक एक कार्यकर्ता पहुंच रहा है, और हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं हम उन्हें बता रहे हैं। जो हमारे हितग्राही हैं, जिन्होंने लाभ लिया है, जिन तक लाभ पहुंचा है, हम उनसे मिल रहे हैं। तो ये सब हमारे इसमें चल रहा है। अब मैं समझती हूँ कि हम कांग्रेस की खामियां गिनाने को बैठे तो दिन कम पड़ जाएगा। ये जनता तो अच्छे तरीके से जानती है कि कांग्रेस ने हमेशा जनता का शोषण किया है, हाँ, तोड़ने का काम किया है। अभी भारती जी कह रहे थे कि उनको तोड़ दिया। तो सूरज जी, थोड़ा सा कांग्रेस का हम इतिहास पे चले जाते हैं कि कांग्रेस का जो इतिहास रहा, आज जितने भी ये जो क्षेत्रीय पार्टियां बनी है, ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस से टूट कर लोगों ने अलग अलग क्षेत्रीय दल बना लिए थे। और देखिए, और सारे दल जो कांग्रेस की रीति नीति थी, मैक्सिमम, सारे तो नहीं कह सकते, मैक्सिमम, हाँ, जो इनके साथ आज गठबंधन में है, हाँ, जो कांग्रेस की जो रीति नीति थी कि परिवार और एक ही परिवार पूरी पार्टी चलाएगा, नेहरू जी से लेकर प्रियंका गांधी तक, राहुल गांधी तक, तो वही रीति नीति अपनाकर क्षेत्रीय पार्टियां बनी। क्योंकि एक परिवार से कांग्रेस आज तक उभर नहीं पाई और किसी को मौका नहीं दिया।
तो वो सब देखिए सबने मंजरी जी, अपनी मेरे पार्टी प्रश्न का बना ली और उत्तर सब परिवारवाद मेरे और प्रश्न का उत्तर आपने वैसे ही दे क्षेत्रवाद दिया। और भ्रष्टाचार में जी। मेरे प्रश्न का उत्तर आपने वैसे ही दे दिया, क्योंकि हम पहले चरण के मतदान से पहले देख रहे थे कि जहां, यश भारती जी आ रहा हूं आपके पास, मंजरी जी की बात पूरी हो जाए। नहीं, चूंकि भारती जी ने बात की थी तो मुझे हाँ उसका भी हाँ, नहीं, वो जवाब देना खूबियां और जरूरी था। खामियां वाली बात आई कि पहले अपनी खूबियां गिनाई जा रही थी, अब खामियां गिनाई जा रही है विपक्षी दल की, तो उसका आपने बिल्कुल, वैसे आप देखिए, उत्तर दे नहीं। दिया कि बता दिया आपने कि क्या क्या विपक्षी दलों के साथ हुआ है। जी वापस आता हूं आपके पास तो में। ये जी नहीं, जो भारती जी ने कहा मैंने उसका जवाब जी। दिया। बाकी हमारी जो विकास है, जी। जो हमने विकास किया है, जी। जो हमने गरीब उत्थान के लिए काम किया है, जी। गरीब कल्याण के लिए काम किया, जी। वो सारी योजनाओं को हम बता रहे हैं। हमने क्या विकास किया है, हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमने काम किया है, युवाओं के लिए रोजगार सृजन का काम किया है, हाँ। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में चाहे वो 3 तलाक जैसे कानून हो, चाहे महिला आरक्षण बिल की बात हो, और चाहे अन्य किसी भी जैसे लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, शौचालय, नल जल योजना, ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारती है, उनके समय की भी बचत करती है, धुएं से निजात दिलाते हैं। दिन भर पानी ढोने में उनका दिन निकलता था, आज घर नल की टोटी से उनके घर में पानी पहुंचता है। पक्की छत देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, तो हर क्षेत्र में काम किया। ऐसा कोई काम नहीं बचा जहाँ हमने काम न किया हो। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ हमारी योजनाओं का लाभ न पहुंचा हो। तो हम उन योजनाओं को गिनाएंगे। कांग्रेस जाने उन्होंने क्या किया है। ठीक है मंजरी जी, वापस आता हूँ आपके पास में, और भी मेहमान हमारे साथ हैं। यश भारती जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें, फिर एक प्रश्न लेकर आपके पास आ रहा हूँ। सूरज भाई, अभी भाजपा प्रवक्ता ने परिवारवाद की बात करी। इनके सहयोगी दल जितने हैं वो सब परिवारवाद वाली पार्टी से हैं, चाहे वो पटेल परिवार हो जो अपना दल के नाम से है, पति पत्नी दोनों हैं, उनके पिताजी भी पार्टी चलाते थे। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो ज्योतिराज सिंधिया पूरा परिवार, राजमाता विजय राजे सिंधिया, उनकी दोनों पुत्रियां, उनके बेटे माधवराव सिंधिया, फिर उनके बेटे ज्योतिराज सिंधिया, अब उनका बेटा और पत्नी भी प्रचार कर रही हैं। सुन लीजिए मंजरी जैन जी, आपने परिवारवाद की बात करी, सुनिए तो सही। परिवार तो सुन लीजिए, जो मोदी का परिवार है उसको तो सुन लीजिए। अब मोदी के परिवार से नफरत हो गई आपको? पूरा भारत है। अरे आप सुनिए ना, तो वही मोदी का परिवार बता रहा हूं मैं, जितनों ने लिखा है मोदी का परिवार। 2019 में जो चौकीदार थे, अब वो चौकीदार सब भाग गए हैं, अब वो मोदी का परिवार बन गया है, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कहाँ भाग गए वो चौकीदार? आरएलडी पार्टी कौन सी है? जयंत चौधरी जी की, उल्टा बोला, रामविलास पासवान जी के बेटे की और भतीजे की कौन सी पार्टी है? एनसीपी के जो भतीजे गए हैं वो कौन सी पार्टी के हैं, जिनको आप चक्की पीसिंग करा रहे थे, वो उप मुख्यमंत्री बनाए हैं? हरियाणा में किसको उप मुख्यमंत्री बनाया आपने? वो परिवारवाद से नहीं थे क्या? अकाली दल कौन है, परिवारवाद से नहीं है क्या? तो ये परिवारवाद वाली पार्टी जो आप परिभाषा बताते हैं कि एक राजनीतिक पार्टी, उसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो परिवार से ही होगा, ये जितने नाम मैंने बताए ये सब आपकी ही परिभाषा के परिवारवाद वाले लोग हैं। ठीक है। और ऐसे ही परिवारवाद के लोग आपके यहाँ हैं, चाहे पीलीभीत से आपने जितिन प्रसाद जी को टिकट दिया हो, चाहे एक लंबी फेरिस्त है, राज्यसभा भेजा हो। यश भारती जी, एक लंबी फेरिस्त है, दोनों दलों की एक लंबी फेरिस्त है हमारे पास। दोनों दलों के लिए ये विरोध करते हैं, ये जिस चीज का विरोध करते हैं, जिस चीज का उदाहरण बताते हैं, जिस चीज को बुरा बताते हैं, ये उसका उदाहरण बताएं। जिसको भ्रष्टाचारी कहेंगे उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे अपने दल में लेने के बाद, दूसरे दल में रहेगा तो वो सबसे बड़ा महाभ्रष्टाचारी होगा। तो ये दोहरे तरीके की बातें ये भारतीय जनता पार्टी करती है, इसीलिए सवाल उठते हैं। परिवारवाद की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, इसीलिए इनके सहयोगी दलों की बात उठती है। हम तो कह रहे हैं सहयोगी दलों से कौन से सहयोग की भावना से काम ले रहे हैं? ठीक है, कोई एक उदाहरण बता दें। ठीक है, समय की सीमा है, कहीं एक पे दूसरे राजनीतिक, ठीक है मंजरी जी, यश भारती जी बता दीजिए। ठीक है, यश भारती जी, मंजरी जैन जी, समय की सीमा है इसलिए वापस आऊंगा आप लोगों के पास में। अंबिका शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। बात हुई चुनाव प्रचार की, चुनावी रणनीति की, जिस तरह से अभी कहा भी हमारे राजनीतिक विश्लेषक आशीष दुबे जी ने भी इस बात का उल्लेख किया कि जिस आक्रामक भाव से भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है, कांग्रेस में उस आक्रामक भाव की कहीं कमी देखी जा रही है, क्यों? कांग्रेस शिष्टाचार, सारे मूल्यों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। ये लोग अपनी सत्ता पद में मदहोश हैं और ये जितने भी लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं, लोकतांत्रिक मूल हैं, उनकी अनदेखी करते हुए इस सत्ता के मद में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देश की जनता अच्छी तरह से समझ रही है, इन्होंने सारे लोकतांत्रिक मूल्यों को की अनदेखी की है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किए हैं, कमजोर करने की कोशिश की, स्वायत्त संस्थाओं को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, चुनाव आयोग को मनमर्जी से बना लिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी नहीं लिया इन्होंने, प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्री हैं
केवल में है, नाम मात्र के लिए विपक्ष का नेता है। बहुमत के आधार पर चुनाव आयोग का गठन कर लिया। देश का पढ़ा लिखा नौजवान, पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह समझता है। प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड के प्रचार अभियान में आ रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह खाली हाथ लौटेंगे। बुंदेलखंड का किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है। प्रधानमंत्री जी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये बात तो मध्य प्रदेश में ये बात शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं राहुल गांधी के लिए कि वो जहां जहां से गुजरे कांग्रेस वहां से गुजर गई। आप देख लेना। हाँ। इनका अति आत्मविश्वास वाला जो एक भाव है उसकी हलने वाली है। ठीक है। इनके सारे मंसूबे, सारे के सारे मिथक इनके झूठे साबित होने वाले हैं। आपने कहा कि ये अति आत्मविश्वास है। आपने कहा प्रधानमंत्री जी को निराशा मिलेगी, हताशा मिलेगी जी, और बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार देगी, कांग्रेस के प्रति विश्वास व्यक्त करेगी। ठीक है। राहुल गांधी जी के संघर्ष पर अपनी मोहर लगाने वाली है। ठीक है। अंबिका शर्मा जी, यशपाती जी की समय हो चुका है, केवल 10 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। देखिए, मंजरू जी ने मेरे समय खराब किया, मेरी बात को पूरा आने नहीं दिया। जी, तो वही बात, कल जिस तरीके की भाषा शैली भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी की दिखी, वो बड़े निम्न स्तर की थी। मनमोहन सिंह जी के भाषण को जिस तरीके से उन्होंने तोड़ फोड़ करके प्रस्तुत किया कि सारे संसाधनों पर एक विशेष वर्ग का है, जबकि उन्होंने SC, ST, OBC आरक्षित वर्ग के लिए जो शोषित है, वंचित है, उसको मुख्य धारा में लाने की बात करी। तो ये दिखता है कि अभी जो फर्स्ट फेज की वोटिंग हो गई है, उससे मोदी जी के चेहरे पे हताशा और जुबान लड़खड़ाने लगी है। उन्होंने ये तक बात कह दी कि जो मंगलसूत्र है वो तक आप लोगों का छीन लिया जाएगा। बहनों को ये डराने की कोशिश करी कि उनके पति की जान खतरे में है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए, जिसको ये सुशासन कहते हैं, राम राज्य कहते हैं, अगर किसी के पति की जान की कीमत लग रही है, मंगलसूत्र की कीमत लग रही है, तो ये अपने आप में कुप्रशासन दिखता है और वो अपने मुख से इसका प्रचार कर रहे हैं। नहीं, तो उन्होंने तो जो बात कही है वो कही कि प्रॉपर्टी का सर्वे होगा तो आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, उसमें सोना भी होगा, चांदी भी होगा, रुपये भी होगा, जमीन भी होगा। मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा आपका। विशेष तौर पे अंकित किया इस बात को। मंगलसूत्र छीनने का मतलब सुहाग से जुड़ा हुआ होता है, उसका कोई और दूसरा मतलब नहीं होता। आभूषण शब्द निकालते तो बात अलग थी। मंगलसूत्र हिंदू महिलाएं जो पहनती हैं वो अपने पति की रक्षा के लिए पहनती है। वो एक तरीके से रक्षा सूत्र जैसा काम करता है, जैसे भाई की बहन की राखी की बात होती है। तो ये सीधे सीधे हिंदू बहनों को डराने का काम किया गया है, मुसलमानों को डराने का काम किया गया है, मुसलमानों के नाम से हिंदुओं को डराने का काम किया गया, और ये धर्म के आधार पे लड़ाना, क्षेत्र के आधार पे लड़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी मनमोहन सिंह जी का जो वक्तव्य था वो तो पूरे देश ने सुना था। बाद में पीएमओ की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया था कि देश के संसाधन पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। ये उनके शब्द थे। आज इस पर चर्चा भी रही है। नहीं, आप दोबारा सुनिए उस बात को। सुना है? आप कहेंगे तो मैं अभी वीडियो दिखा देता हूं। है, उन्होंने बाद में कहा गया था मीडिया साथी ने कि वंचितों का बात हुआ था, कि वंचितों की बात हुई थी कि उसमें जो वंचित अनुसूचित जाति का नाम लिया, जनजाति का नाम लिया, पिछड़ा वर्ग का नाम लिया, केवल माइनॉरिटीज का नाम नहीं लिया है। और माइनॉरिटीज में केवल मुसलमान नहीं आते हैं, उसमें जैन भी आते हैं, बुद्ध भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। लेकिन ये एक धर्म विशेष को टारगेट कर करके देश को तोड़ने ही काम करते हैं, जो विविधता में एकता है हमारे देश की। ठीक है, चूंकि खतरे में डाल समय की सीमा है, आशीष दुबे जी आपके पास आना चाहूंगा कि तमाम परिचर्चा की अंतिम प्रतिक्रिया आपसे जानता हूं कि मध्य प्रदेश का चुनाव प्रचार, नरेंद्र मोदी का दौरा और कांग्रेस की नीति, जैसा कि अभी अंबिका जी ने भी कहा कि ये अति आत्मविश्वास में है, तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार की जो रीति नीति है वो अति आत्मविश्वास दर्शा रही है, या फिर कांग्रेस किसी चमत्कार होने की अपेक्षा कर रही है? देखिए, कांग्रेस के पास चमत्कार करने के लिए पर्याप्त जमीन है, जो विधानसभा चुनाव के नतीजों से दिखती है। उसमें कांग्रेस को 4-5 सीटों पे काफी बढ़त दिखी थी लोकसभा वाइज। तो अगर ये अब कांग्रेस के मैकेनिज्म पे निर्भर होगा कि वो किस तरह से उस अपनी संभावनाओं का दोहन करने की कोशिश करती है, ये कांग्रेस की कुशलता होगी अगर वो कर पाती है तो। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस को ऐसा नहीं कि विधानसभा चुनाव में निराशा मिली है तो लोकसभा चुनाव उसके लिए फ्लॉप हुए हैं। 2008 की परिस्थिति भी 2023 जैसी थी और कांग्रेस को 13 सीटें मिली थी। तो ये कांग्रेस पे निर्भर होगा कि वो कैसे करना चाहती है। मोदी और भाजपा और उनकी गारंटी के तहत जो चुनाव का पूरा एक जो बड़ा सा अम्ब्रेला तैयार किया गया है, वो
जनता और ये भाजपा का, ये जो कांग्रेस है, उनको इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि जैसा आपने कहा और मैं भी उसमें यही कह रहा हूँ कि प्यार, जंग और पॉलिटिक्स में सब जायज है। उसी तरह की आक्रामकता और उसी तरह के संगठित हमले, राजनीतिक सियासी हमले जो है इनकी तरफ से भी होने चाहिए। उसके बिना ये चुनाव जो है वो अपनी संभावनाओं से खुद ही दूसरे दल को दूर ले जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि संभावनाओं की यदि बात करें तो अपनी अपनी संभावनाएं यदि लगाते रहेंगे तो कौन किससे कितना दूर होगा ये तो मतदाता तय करेगा। लेकिन सवाल यहाँ ये भी खड़े होते हैं, जिस तरह की भाषा की बात हो रही है, जिस तरह के शब्दों की बात हो रही है राजनीति में, हालांकि अपना पक्ष रखने के लिए और जनता को, मतदाता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तमाम तरह की बातें होती हैं। यहाँ साम दाम दंडभेद सारी नीति अपनाई जाती हैं, तो उसके बाद जनता के बीच में पैठ बनाने की कोशिश की जाती है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। मंजरी जैन जी, अंबिका शर्मा जी, यश भारती जी, आशीष दुबे जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि अब जनता के दरबार में मध्य प्रदेश की 3 लोकसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। 24 तारीख को वो आएंगे और भोपाल में उनका रोड शो होना है, हरदा में सभा है और सागर में विशेष रूप से बुंदेलखंड का वो क्षेत्र जो माना जाता है कि यहाँ इस क्षेत्र में दलित मतदाता जो है वो निर्णायक की भूमिका में होते हैं। और खासतौर से उस स्थान पर ही उनकी सभा होना जहाँ 8 महीने पहले बड़तुमा में संत रविदास के मंदिर का जब भूमि पूजन उन्होंने किया था और वापस वहीं पर बुंदेलखंड में आकर के एक वर्ग को संदेश देने की जो कवायद है वो देखना होगा कि कितनी कारगर होती है और कितनी कामयाब होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।